नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, हम जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं आपसे फोर्थ सेमेस्टर जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ है आपका 2022 और 23 में, उस पर जो 100 प्रश्न है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी किया जा रहा है और हम आशा करते हैं कि आप सभी एक कॉपी में उस एक्सप्लेनेशन को नोट डाउन कर रहे होंगे और इन प्रश्नों को देख करके आपको ये पता चल रहा होगा कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो जो एक्सप्लेनेशन होगा और जो नोट डाउन आप कर रहे हैं वो आपको मदद करेगा आपके होने वाले एग्ज़ाम में। तो अभी तक हम 3 वीडियो बना चुके हैं इस पर, जिस पे हमने 30 क्वेश्चनों पर चर्चा कर ली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं 31वें नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि परिवहन के प्रचलित स्वरूपों में आप किसको शामिल नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब है, ये पूछ रहा है कि वर्तमान समय में जो परिवहन के यानी जो ट्रांसपोर्ट के जो भी साधन हैं, कौन सा इस समय बहुत प्रचलित रूप नहीं है, ठीक है। तो सड़क मार्ग, आपको पता है कि सड़क पर ढेर सारे साधन चलते हैं आपके, जैसे ट्रक, मोटर गाड़ी, बाइक वगैरह वगैरह चलती हैं, ठीक है। रेल मार्ग आपको पता है जिसमें मालगाड़ी और सवारी गाड़ियाँ चलती हैं। वायुयान भी आपको पता है कि वायुयान भी बहुत प्रचलित साधन है इस समय। लेकिन दोस्तों, जो सुरंग मार्ग है यानी जो टनल रूट है, वह परिवहन का साधन तो है लेकिन इतना ज़्यादा वो प्रचलित नहीं है। और हमसे नहीं ही पूछा गया है कि कौन सा प्रचलित साधन नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका डी नंबर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि कृषि के साथ साथ निम्न में से कौन सा व्यवसाय किया जा सकता है, ठीक है। कृषि का मतलब है कि आप विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं, ठीक है। तो फसलें उगाने के साथ साथ और कौन सा व्यवसाय किया जा सकता है, बिजनेस। तो दोस्तों, जब हम कृषि करते हैं तो कृषि के साथ साथ हम पोमोलॉजी यानी कि फलों का उत्पादन भी कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि फल उत्पादन का अध्ययन किस शास्त्र में किया जाता है या किस विज्ञान में, तो पोमोलॉजी में किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो फल उत्पादन भी किया जा सकता है कृषि के साथ साथ, पशुपालन का काम भी किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग देखते भी हैं कि लोग कृषि करने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पशु भी पालते हैं, जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि पशु भी पालते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन का काम भी किया जा सकता है, यानी कि फिशरीज भी की जा सकती है। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों है डी नंबर, यानी कृषि के साथ साथ फलोत्पादन, पशुपालन और मत्स्य पालन भी किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्थानिक संगठन के तत्वों में निम्न में कौन सा गलत है। यानी जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों ये आप स्थानीय संगठन समझ लीजिए। पहले तो मान लीजिए कोई ये क्षेत्र है आपका, इस क्षेत्र में कई सारे स्थान है, ए बी सी डी, ठीक है। तो स्थानिक संगठन तब उपयोग होता है जब हमें किसी क्षेत्र का विकास करना होता है। मान लीजिए अब हम सी क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, तो इस क्षेत्र के विकास के लिए जो काम किए जाएंगे वो एक संगठन के द्वारा किए जाएंगे और वही संगठन होता है आपका स्थानिक संगठन, ठीक है। तो इसमें तत्व पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व इसमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों, स्थानीय संगठन के अंतर्गत अवस्थिति यानी लोकेशन को भी शामिल करते हैं, मानव व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर को भी शामिल करते हैं और प्रादेशिक प्रतिरूप यानी रीजनल पैटर्न को भी शामिल करते हैं। लेकिन हम मानव और पर्यावरण के संबंधों को शामिल नहीं करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका बी नंबर।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों 34वें नंबर का कि कंजर्वेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, पहले दोस्तों तो ये समझ लीजिए कि कंजर्वेशन होता क्या है। कंजर्वेशन को हम हिंदी में कहते हैं संरक्षण। ठीक है, संरक्षण कहते हैं इसे। और संरक्षण का मतलब है कि जो भी साधन, मान लीजिए हमारे पास 1 किलो कोयला उपलब्ध है। ठीक है, तो संरक्षण का मतलब ये है कि कोयले का हम विवेकपूर्ण उपयोग करें ताकि इस कोयले का हम लंबे समय तक उपयोग कर सकें। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि किसी भी तत्व का या किसी भी पदार्थ का उपयोग इस प्रकार करना ताकि उसे लंबे समय तक उपयोग किया जा सके, उसे ही हम क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। तो अब आपसे पूछा गया है कि संरक्षण यानी कंजर्वेशन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो है आपका गिफोर्ड पिंचॉट। गिफोर्ड पिंचॉट ने कंजर्वेशन शब्द का इस्तेमाल किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी नंबर। ठीक है, इसके बाद 35 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि रेंडियर को किन क्षेत्रों में बोझा ढोने में प्रयुक्त किया जाता है। रेंडियर दोस्तों एक जानवर है। ठीक है, और जानवर रेंडियर का जो इस्तेमाल है वो बोझा ढोने में किया जाता है ठंडे क्षेत्रों में। ठीक है, ठंडे क्षेत्रों में किया जाता है। तो अब आप विकल्पों पे अगर हम चलें कि टुंड्रा प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश तो होगा नहीं क्योंकि ये बहुत गर्म क्षेत्र है और हमने बताया भी कि इसका जो इस्तेमाल होता है वो ठंडे क्षेत्रों में होता है। और मरुस्थलों में किस जानवर का प्रयोग होता है, तो आपको पता है ऊँट। ऊँट का इस्तेमाल मरुस्थलीय प्रदेशों में होता है बोझा ढोने के लिए, इसीलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन रेंडियर को लेकर के पूछा गया है। हिमालय क्षेत्र में भी दोस्तों रेंडियर का प्रयोग नहीं होता। मध्य एशिया के पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पर भी नहीं होता है। तो दोस्तों जो टुंड्रा प्रदेश है आपका, वहाँ पर बोझा ढोने के लिए रेंडियर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश आप समझ लीजिए, मान लीजिए आपका पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो उत्तरी ध्रुव है यानी नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। साउथ पोल आपको पता है कि ये अंटार्कटिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है जहाँ पर कोई भी जीव जंतु नहीं रहते हैं, यानी मानव नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों जो आर्कटिक क्षेत्र है आपका, उत्तरी ध्रुव के आसपास का जो क्षेत्र है उसे हम आर्कटिक कहते हैं। तो इस क्षेत्र में दोस्तों एक जनजाति रहती है जिसका नाम है एस्किमो। एस्किमो जनजाति रहती है और यही जनजाति बोझा ढोने के लिए रेंडियर नामक जानवर का इस्तेमाल करती है। तो ये आपको याद रखना है। और एस्किमो पाए कहाँ पे जाते हैं, तो ये अलास्का, ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का, कृषि किस क्षेत्र का अंग है। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बताया था इससे पहले भी कि जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं वो 5 प्रकार की हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी, चतुर्थक यानी फोर्थ, पंचम यानी कि फिफ्थ, ये आपकी 5 प्रकार की हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि कृषि किस क्षेत्र का अंग है। तो जो दोस्तों कृषि है वो आपका प्राइमरी यानी प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में यानी सेकेंडरी में आता है आपका निर्माण और विनिर्माण। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र में आते हैं आपके सेवा क्षेत्र, जैसे कि परिवहन हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, टीचर हो गया, ये आप सेवाएं दे रहे हैं आपको, तो सेवा क्षेत्र तृतीय में आता है। चतुर्थ में आपका अनुसंधान आता है। ठीक है, और 5वें में आता है आपका जो विशेषज्ञ होते हैं, वो सब किस में आते हैं, वो 5वें के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। इसके बाद 37वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लौह अयस्क की खान नहीं है। ठीक है, लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर। ठीक है, तो कौन सी नहीं है? विकल्प हैं आपके सिंह भूमि, राजहारा, बाबा बूदन और झरिया। ये दोस्तों खाने हैं जहाँ पर आपका लौह अयस्क निकाला जाता है। तो सिंह भूमि ये भी लौह अयस्क की खान है, राजहारा ये भी है, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ ये भी आपकी है। लेकिन जो दोस्तों झरिया है ये आपका लौह अयस्क की खान नहीं है, बल्कि ये कोयले की खान है। किसकी खान है? कोयले की खान है ये। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी लौह अयस्क की खानें हैं? जैसे कि एक है आपकी गुरु महिसानी, गुरु महिसानी भी लौह अयस्क की खान है। बादाम पहाड़ी, बादाम पहाड़ी ये भी लौह अयस्क की खान है। बैला डीला, बैला डीला ये भी आपकी दोस्तों लौह अयस्क की खान है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इन खानों से लौह अयस्क निकाला जाता है। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि लौह अयस्क के उत्पादन में कौन प्रथम 3 राज्य हैं, और राज्य के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि प्रथम 3 देश कौन हैं जो सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन करते हैं। इसके साथ साथ आपको भंडारण भी बताना है कि लौह अयस्क के भंडारण में प्रथम 3 देश कौन से हैं और प्रथम 3 राज्य कौन से हैं भारत में, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर बताइएगा आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बोरियल वन पाए जाते हैं। दोस्तों बोरियल वन से आप समझ सकते हैं कि इन्हें हम शंकुधारी वन भी कहते हैं, शंकुधारी वन, या इसे हम कोणधारी वन भी कहते हैं, कोणधारी वन। ठीक है, तो ये कोणधारी वन किस अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 45 से 60 मिड लैटिट्यूड, यानी 45 से 60 अक्षांश। यानी कि अगर ये ग्लोब है आपका, ये आपकी भूमध्य रेखा है जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं, तो 45 से 60 के मध्य, यानी कि ये आपका 45 हो गया, ये आपका 60 हो गया, तो इन दोनों के मध्य ही सबसे अधिक बोरियल या शंकुधारी या कोणधारी वन पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्थानीयकरण त्रिभुज का संबंध किससे है? स्थानीयकरण त्रिभुज का संबंध किससे है? कच्ची सामग्री से, बाजार केंद्र से, कारखाने की स्थिति से, या उपर्युक्त सभी। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है आपका उपर्युक्त सभी। हमने दोस्तों कल के वीडियो में बताया था आपको कि उद्योग किस स्थान पर स्थापित किया जाए जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। मान लीजिए कि उद्योग हम यहाँ पे लगा देंगे तो हमें सबसे अधिक लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो उस उद्योग के स्थानीयकरण से संबंधित कई सारे सिद्धांत आए थे जिनमें नाम कई फेमस हैं, जैसे कि वेबर, हूवर, स्मिथ, इजार्ड, प्रेड। वेबर, हूवर, स्मिथ, इजार्ड और प्रेड, ये 5 नाम प्रमुख हैं जिन्होंने उद्योग किस स्थान पर लगाया जाएगा इससे संबंधित सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो उनमें से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वेबर। इन्होंने उद्योग के स्थानीयकरण से संबंधित प्रथम सिद्धांत दिया था 1909 में। ठीक है, यहाँ पे आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। कृषि अवस्थिति सिद्धांत वान थ्यूनेन ने दिया था 1826 में, लेकिन इन्होंने दिया है उद्योग के स्थानीयकरण से संबंधित सिद्धांत 1909 में। ठीक है, तो इन्होंने ही बताया था
कि जब हमें कच्ची सामग्री ना डिसाइड हो कि कहाँ से आएगी, बाजार केंद्र ना डिसाइड हो कि कहाँ से आएगा, कारखाने की स्थिति ना डिसाइड हो रही हो, तो उस समय त्रिभुज का स्थानीयकरण त्रिभुज से संबंधित इन्होंने सिद्धांत बताया था। इसमें इन्होंने बताया था कि एक ये त्रिभुज है आपका, ये आपका R1 है यानी कच्चा माल 1, R2 यानी कच्चा माल 2, ये आपका मार्केट है। तो उद्योग जो लगेगा वो दोस्तों इन तीनों के बीच में लगेगा, ठीक है। उद्योग यहाँ पर लगेगा तो हमें सबसे अधिक लाभ प्राप्त होगा। ये आपका स्थानीयकरण त्रिभुज के बारे में बताया था। किसने? वेबर महोदय ने बताया था 1909 में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का कि लाइकेन वनस्पति मुख्यतः कहाँ मिलती है। लाइकेन दोस्तों आपने किसी भी स्थान पर जब पानी काफ़ी समय तक रहता है तो वहाँ पे ग्रीन कलर का कुछ पदार्थ लग जाता है जो कि चिकना पदार्थ होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं, ठीक है। तो लाइकेन प्रकार की वनस्पति कहाँ मिलती है? भूमध्य रेखीय प्रदेश में। अगर हम दोस्तों ये ग्लोब बनाएं तो आपको और क्लियर होता जाएगा कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है। भूमध्य रेखीय प्रदेश यानी कि 0 डिग्री वाला क्षेत्र, भूमध्य सागरीय प्रदेश यानी कि 30 से 40 वाला क्षेत्र, टाइगा प्रदेश यानी कि 60 से 70 वाला क्षेत्र, टुंड्रा प्रदेश यानी कि ध्रुवों के आसपास वाला क्षेत्र। तो दोस्तों जो लाइकेन वनस्पति मिलती है वो टुंड्रा प्रदेशों में मिलती है, यानी कि जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर लाइकेन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ टाइगा प्रदेशों में कोणधारी वन मिलते हैं, कोणधारी वन मिलते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसदार फल के लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है। और भूमध्य रेखीय प्रदेशों में आपको पता है कि यहाँ पर सदाबहार वन मिलते हैं, सदाबहार वन मिलते हैं, ठीक है। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में सदाबहार वन, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसदार फल, टाइगा प्रदेशों में कोणधारी वन और टुंड्रा प्रदेशों में लाइकेन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्थिक भूगोल मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक भूगोल है तो आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन करेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यानी कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक अध्ययन किनका? आर्थिक क्रियाओं का या आर्थिक क्रियाओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं का, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उद्योगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल किससे प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है कि आज के समय में जितने भी उद्योग आपको दिखाई दे रहे हैं उन सब को, या कह सकते हो कि आज के समय में जितने भी उद्योग हैं उनमें से अधिकतर उद्योगों को कच्चा माल किससे प्राप्त होता है। तो आज भी दोस्तों अधिक से अधिक जो उद्योग हैं उनको कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है, चाहे वो आपका चीनी उद्योग हो, कपड़ा उद्योग हो, ऑयल इंडस्ट्री हो, ठीक है, ऑयल इंडस्ट्री हो या आपकी बिस्किट बनाने वाली कंपनी हो, उद्योग हो, ये सभी कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? ये कृषि से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद 43वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंगरैली या सिंगरौली उत्तर प्रदेश में किस लिए जाना जाता है। तो दोस्तों जो सिंगरौली है आपका उत्तर प्रदेश में कोयले के लिए जाना जाता है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है?
जो सिंगरौली है वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र जिले में है, ठीक है। और यहाँ पे कोयला से संबंध है इस क्षेत्र का। यहाँ पे कोयले का अधिक से अधिक खनन किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और सिंगरौली को दोस्तों एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं, तो उस सिंगरौली को ही भारत की ऊर्जा राजधानी कहते हैं। यहाँ पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है रिहंद बांध, और ये 1961 में बनाया गया था, और ये रिहंद नदी पर ही है, यानी नदी का नाम भी क्या है, रिहंद है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। इसके बाद 45वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों आपका कि सघन निर्वाह कृषि कहाँ पर होती है। तो सघन निर्वाह कृषि भारत में होती है। अब ये सघन निर्वाह कृषि होती क्या है दोस्तों, जहाँ पर मान लीजिए एक खेत है, ठीक है, इस खेत में जो फसलें होंगी वो बहुत अधिक मात्रा में उगाई जाएंगी, या आप कह सकते हो कि ऐसा क्षेत्र जो अधिक से अधिक जनसंख्या का भरण पोषण करता है वहाँ पे सघन निर्वाह कृषि की जाती है। यानी कि इस क्षेत्र में जो उत्पादन किया जाता है खेतों से वो बेचने के लिए नहीं होता, वह लोगों के पेट भरने के लिए होता है, ठीक है। तो वह भारत में ही होता है। भारत में अधिकतर किसान बेचने के लिए पैदा नहीं करते हैं, वो अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए ही कृषि करते हैं, ठीक है। तो भारत इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस खनिज में नेफ्ता मिलता है। नेफ्ता किस खनिज में मिलता है, तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो आपका खनिज तेल में नेफ्ता मिलता है, ठीक है। कोयले का दोस्तों हमने बताया था कि कोयला 4 प्रकार का होता है, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, एंथ्रोसाइट और बिटुमिनस कोयला, ये हमने आपको बताया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यूरेनियम आज के समय में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला तत्व है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे 30 से लेकर के 45 यानी कि 15 क्वेश्चनों पर चर्चा किया। इसका हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दिया है, जिसको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, और आशा करते हैं कि नोट डाउन आप कर भी रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।